जय गुरुदेव। प्राकृत व्याकरण के अध्ययन के क्रम में अभी तक हम लोग आचार्य हेमचंद्र के द्वारा लिखित सिद्ध हेम शब्दानुशासन ग्रंथ के अष्टम अध्याय के प्रथम पाद के 4 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने प्राकृत की परिभाषा और प्रारंभिक बातें समझ ली हैं। उसके पश्चात प्राकृत में जो समासिक पदों की व्यवस्था है उसके संबंध में भी सामान्य बात हो चुकी है। अब पंचम सूत्र से आगे का जो प्रकरण है वो संधि प्रकरण है। संधि का सामान्य अर्थ होता है दो स्वरों के मिल जाने से होने वाला जो परिवर्तन है अथवा दो वर्णों के मिलने से होने वाला जो परिवर्तन है वो संधि है। संधि का सीधा सीधा अर्थ है मेल। वर्णों का जो मेल है, वर्णों का जो सम्मिलन है, उसके परिणाम स्वरूप कई बार वर्ण में अंतर हो जाता है, कई बार वर्ण का लोप हो जाता है और कई बार नए वर्ण का आगमन हो जाता है। इत्यादि कार्य को संधि कार्य कह करके पुकारा जाता है। हालांकि प्राकृत के वैयाकरणों ने संस्कृत की तरह व्यापक व्याख्या संधि की प्राकृत में नहीं की है और उन्होंने कहा कि प्राकृत में संधि की जो व्यवस्था है वो वैकल्पिक रूप से है। तो वैकल्पिक रूप होने से यहाँ पर विकल्प संधि का अधिक प्रयोग मिलता है। चाहे वो प्राकृत का आगम साहित्य हो अथवा इतर साहित्य हो, वहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा संधि का प्रयोग नहीं मिलता। वहाँ पर संधि का प्रयोग शिथिल देखने को प्राप्त होता है और उनमें से भी जितनी विविधता संस्कृत साहित्य में संधि की है, प्राकृत साहित्य में उतनी विविधता हम लोगों को नहीं देखने को मिलती। फिर भी जो भी संधि की व्यवस्था है, संधि के संबंध में जो चर्चा वैयाकरणों ने अपने व्याकरणों के अंतर्गत किया है, हम उसको समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए हम समझते हैं कि संधि के कितने भेद हैं और क्या क्या उसका स्वरूप है। सबसे पहले 3 प्रकार की संधि की चर्चा आचार्यों ने अपने वैयाकरणों में की है। वो 3 संधियां कौन कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं। पहले नंबर पे स्वर संधि है, दूसरे नंबर पे व्यंजन संधि और तीसरे नंबर पे विसर्ग संधि है। स्वर संधि के अंदर 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तनों की चर्चा है। व्यंजन संधि के अंदर व्यंजनों का लोप, व्यंजनों के मेल से होने वाला परिवर्तन और संस्कृत में जो अनुस्वार संधि की बात आती है उस अनुस्वार को भी व्यंजन संधि के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है। और विसर्ग संधि संस्कृत साहित्य में हम लोग विसर्ग का प्रयोग देखते हैं, लेकिन प्राकृत में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। उसके स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसको विसर्ग संधि कहा जाता है। स्वर संधि के अंतर्गत ही एक और संधि भी आती है जिसको अव्यय संधि भी कहा जाता है। अव्यय पदों में होने वाला जो परिवर्तन है वो भी स्वर संधि के अंतर्गत ही लिया गया है। तो चलिए आज का जो प्रकरण हमारा है उसमें हम लोग स्वर संधि की चर्चा करते हैं और क्रमशः इन संधियों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि का अर्थ है जब 2 पदों में से प्रथम पद का अंतिम स्वर और द्वितीय पद का प्रथम स्वर आपस में मिल जाते हैं और उनके आपस में मिलने से जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसको स्वर संधि कहते हैं। 2 पदों के विभिन्न स्वरों का आपस में मेल हो जाना अथवा एक से अधिक स्वरों का आपस में मिल जाना और उसके मिलने के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन शब्द में घटित होता है अथवा वाक्य में घटित होता है उसको स्वर संधि कहते हैं। प्राय करके स्वर संधि 2 पदों में ही होती है। हालांकि प्राकृत में सरल व्यंजन के लोप की अधिकता होने के कारण एक पद में भी अनेक प्रकार के स्वर हमारे को देखने को मिल जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उन अनेक स्वरों में संधि हो ही जाए। किसी किसी पद में, किसी किसी शब्द में कई बार संधि हो भी जाती है
और प्राय करके जो उद्वृत्त स्वर जिनको बोला जाता है, जहाँ पर पहले व्यंजन था और व्यंजन का लोप होने से स्वर बच गया है, ऐसे स्वर के साथ प्राय करके संधि नहीं होती। इस प्रकार एक पद में कदाचित संधि हो भी जाती है और प्राय करके संधि नहीं होती, किंतु दो पदों में संधि की व्यवस्था स्वरों को लेकर के प्राय करके प्राकृत साहित्य में हम लोग देख पाते हैं। उदाहरण के लिए मुनि प्लस ईश, ये दो पद हैं। मुनि में अंतिम जो स्वर है वो हर्स्व ई है और ईश में आदि का जो स्वर है वो दीर्घ ई है। हर्स्व ई और दीर्घ ई, इन दोनों के मेल से जो परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन का जो परिणाम हमारे को मिलता है उसी को स्वर संधि कहा जाता है। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि इतनी ही स्वर संधि है, यह स्वर संधि का एक भेद मात्र है। केवल समझाने के लिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि स्वर संधि कैसी होती है। अब इन दोनों के मेल से जो परिणाम होता है वो है मुनीश। यहाँ पर हर्स्व ई है और यहाँ पर दीर्घ ई है, दोनों के मेल से यहाँ पर दीर्घ ई बन गई है। तो इस प्रकार से स्वर संधि के अंतर्गत अनेक प्रकार के भेद हम लोगों को प्राप्त होते हैं। उन भेदों की चर्चा करते हुए हम अपने अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाएं। स्वर संधि के सामान्यतया 5 भेद और विशेष रूप से 8 भेद तक साहित्य में हमारे को देखने को मिल जाते हैं। मैं उन 8 के 8 भेदों का नामोल्लेख यहाँ पर कर देता हूँ और उनमें से जो जो संधियाँ हमारे को प्राकृत साहित्य में अथवा प्राकृत व्याकरण में प्राप्त होती हैं, हम उनकी विशेष चर्चा करेंगे और बाकी का केवल नामोल्लेख करके आगे बढ़ जाएंगे। तो 8 इसके भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप, पर रूप, प्रकृति भाव। ये 8 इस स्वर संधि के भेद हैं प्रमुख रूप से। और इसी के अंतर्गत अगर हम लोग अव्यय संधि को भी सम्मिलित कर लेंगे तो ये 9वां भेद हो जाता है। तो इस प्रकार स्वर संधि के भेद प्रभेदों की हम चर्चा करें तो ये विस्तार रूप से 9 भेद हो जाते हैं और संक्षेप में 5 भेद भी हमारे को प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है और अयादि संधि है अथवा प्रकृति भाव है। तो ये संधि के जो रूप हैं हमारे को प्राकृत साहित्य में देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दीर्घ संधि क्या है और उसका कैसा रूप है, उसके उदाहरण क्या हैं। वाक्य में जो पद होते हैं उनमें से प्रथम पद का अंतिम स्वर और द्वितीय पद का प्रथम स्वर, उन दोनों स्वरों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन है वो स्वर संधि के इस दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। और दीर्घ संधि को हम लोग सवर्ण संधि भी कह करके पुकारते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, सवर्ण संधि, दीर्घ संधि समान स्वरों की संधि है। असमान स्वरों की संधि उसको दीर्घ संधि नहीं कहते। समान स्वर का मतलब हुआ जैसे अ के बाद अ आ जाए तो बराबर आ हो जाता है। अ के बाद आ जाए तब भी आ हो जाता है। आ के बाद आ जाए तब भी आ हो जाता है। और आ के बाद आ जाए
तब भी आ होता है। इसी प्रकार ये अ के 4 रूप हो गए। इसी प्रकार ई के 4 रूप, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। तो इसी प्रकार ऊ के भी यही 4 रूप बनेंगे। तो ये सवर्ण संधि को दीर्घ संधि हम कहेंगे और दीर्घ संधि के अंदर अ, ई और उ, ये 3 ही वर्णों की संधि हमारे को देखने को मिल जाती है। चलिए इनके एक एक उदाहरण की हम चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आभरण प्लस अलंकार। देखिए आभरण में जो ण है उसमें अंतिम स्वर अ है और अलंकार जो पद है उसका प्रथम स्वर अ है। तो यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है हमारे को देखने को मिल रही है, अ प्लस अ और बराबर आ हो जाता है। जब इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो बन जाएगा आभरणालंकार, आभरण अलंकार, आभरणालंकार। इसी प्रकार एक और उदाहरण ले लेते हैं, पूर्व प्लस अवरण्य। पूर्व अवरण्य का मतलब होता है दिन का पूर्वार्ध, 12 बजे से पहले का समय, जिसको हमारे प्राकृत साहित्य में पूर्वावरण्य काल कह करके पुकारा गया है। और ये वो पद हैं जो हमारे आगम साहित्य के अंदर प्राप्त होते हैं। आगम साहित्यों में से श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर जिन पदों का उल्लेख हुआ है वो पद मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर चुने हैं। आप लोग अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर इन पदों को भली भांति देख सकते हैं। पूर्व प्लस अवरण्य, इसको मिला देंगे तो बन जाएगा पूर्वावरण्य। तो इसी प्रकार अ और अ मिल जाए तो बन जाता है आ। एक भेद हुआ। अब हम लोग अ प्लस आ की चर्चा करेंगे। जख प्लस आयतन। जख अर्थात यक्ष, आयतन अर्थात उसका स्थान, उसका घर, यक्ष का आयतन, यक्ष का निवास स्थान। और ये पद आप लोगों को भली भांति परिचित है, जखायतने, जो हम लोग अंतकृत दशांग सूत्र के अंदर सुनते हैं। इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा जखायतन। यहाँ पर अ है, ख के बाद बचा हुआ अ और इधर आ है। अ और आ मिल गए तो उसका परिणाम बन गया आ। इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं। सिंह का जो अंतिम स्वर है वो अ है और आसन पद का प्रथम स्वर आ है। अ और आ के मिलने से इसका परिणाम हो जाता है सिंहासन। तो इसी प्रकार अ के साथ अ मिल जाए तो आ हो जाएगा, अ के साथ आ मिल जाए तो भी आ हो जाएगा, आ के साथ अ मिल जाए तब भी आ हो जाएगा और आ के साथ आ मिल जाए तब भी आ हो जाएगा। एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। कला प्लस आचार्य अर्थात कलाचार्य, कला को सिखाने वाले आचार्य। कला में अंतिम स्वर आ है और आचार्य में प्रथम स्वर आ है। आ के साथ आ मिल जाए तो बन जाता है आ। तो जैसे कलायर्य अर्थात कलाचार्य। तो इसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार जैसे अ के हम लोगों ने ये 4 रूप बना करके यहाँ पर उसका एक एक उदाहरण, उसके उदाहरण यहाँ पर हमने समझे। इसी प्रकार ई के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं, उ के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। जैसे ई और ई मिल जाए तो दीर्घ ई हो जाता है। उसी प्रकार ह्रस्व के साथ में दीर्घ ई मिल जाए तब भी दीर्घ ई होता है। जैसे अ के संबंध में हमने 4 रूप समझे हैं, उसी प्रकार ई के भी 4 रूप समझ लेने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे अति में ई है और यहाँ पर भी ई है, दोनों ई का मेल हो गया तो अई व, यहाँ पर ई दीर्घ हो गई। इसका अर्थ है अत्यंत, अतीव, अत्यंत। इसी प्रकार उ का भी एक उदाहरण देख लेते हैं।
गयसु कुमाल अर्थात गजसु कुमार, गज के समान सुकोमल शरीर को धारण करने वाले कुमार, उनका नाम है गजसु कुमार। भगवान श्री कृष्ण के लघु भ्राता और माता देवकी के अंतिम पुत्र जो क्षमावीर साधक हुए हैं, उनका नाम खूब प्रचलित है। तो गयसु कुमाल, यहाँ पर देखिए प्रथम पद का अंतिम स्वर उ है और द्वितीय पद का आदि स्वर वो भी उ है। दोनों को जब हम मिला देंगे तो बन जाएगा गयसुमाल। क का लोप हो जाता है और उ बच गया, तो दोनों उ जब मिल गए तो दीर्घ उ बन गया, तो बन गया गयसुमाल। तो इस प्रकार ये दीर्घ स्वर संधि की चर्चा हुई। दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व स्वर के साथ में दीर्घ स्वर का सम्मेलन हो जाए अथवा दीर्घ स्वर के साथ में ह्रस्व स्वर का सम्मेलन हो जाए, परिणाम होता है दीर्घ ही उसका परिणाम हो जाता है। तो ये स्वर संधि के प्रथम भेद दीर्घ संधि के संबंध में हमने आपके सामने चर्चा प्रस्तुत की। इसको खूब अध्ययन करें और अपने ज्ञान को वर्धमान बनाएं। आगे के भेदों की चर्चा हम क्रमशः आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। और एक सूचना आपको देना चाहते हैं, आप में से अगर कोई ज्योतिष विद्या के संबंध में भी रुचि रखते हों तो बहुत जल्द हम इसी प्रकार ज्योतिष का अध्ययन प्रारंभ करने वाले हैं। आप अपने स्वीकृति यहाँ पर कमेंट बॉक्स में दे करके अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ज्योतिष के अध्ययन के लिए भी हम बहुत जल्द अपनी कार्यशाला प्रारंभ करने वाले हैं। इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हैं। आपके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा रूपी आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।